सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 8 साइंस का 5th चैप्टर, इसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये डिस्कस करेंगे। इससे पहले के चैप्टर्स की वीडियो अपलोड हो चुकी है। उन वीडियोस को अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। हमने देखा था क्लास 7 में कि पहेली और बुजू विजिट करे थे फॉरेस्ट प्रोफेसर अहमद और टीबू के साथ। वो ईगर थे, बहुत एक्साइटेड थे, बहुत चाह रहे थे कि वो अपना एक्सपीरियंस जो है शेयर करें क्लासमेट्स के साथ। वहीं दूसरे जो बच्चे थे वो भी ईगर थे, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते थे, क्योंकि कुछ लोग विजिट करे थे भरतपुर सेंचुरी। तो वहां क्या देखा उन्होंने, जो भी एक्सपीरियंसेस उनको हुए वो अपने क्लासमेट के साथ शेयर करना चाह रहे थे। कुछ बच्चों ने सुना था काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में, लोकचौ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में और टाइगर रिजर्व के बारे में। तो अलग अलग बच्चे जहां पर भी गए थे, जिन चीज़ों के बारे में सुना था उनके बारे में डिस्कस करना चाहते थे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहे थे। अच्छा, आप पूछोगे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब क्या है? तो ये आगे टॉपिक आएगा, वहां पर हम डिस्कस करेंगे। पहली पूछ रही, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये जब हम पढ़ेंगे तो वहां डिस्कस कर लेंगे। पहले तो जानो कि होते क्या है। अब जो हमारा पहला टॉपिक है वो है 5.1 डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज। डिफॉरेस्टेशन यानी जंगल का खत्म होना, और उसके कॉजेज यानी उसके क्या कारण है, किस वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है, जंगल क्यों खत्म हो रहे हैं। चलिए इसके बारे में जानते हैं। एक बड़ी वैरायटी प्लांट्स और एनिमल्स की अर्थ पे एग्जिस्ट करती है। दे आर एसेंशियल फॉर वेल बीइंग एंड सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड। तो ये जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं ये इंसान के वेल बीइंग यानी भले के लिए और यहाँ तक कि सर्वाइवल जिंदा रहने के लिए एसेंशियल है, यानी जरूरी है। कैसे जरूरी है? देखो, प्लांट्स और एनिमल्स को एज अ फूड ह्यूमन यूज करते हैं। फिर प्लांट से हमको मेडिसिन मिलती है। एनिमल प्रोडक्ट जैसा कि मिल्क हो गया, ये भी हम इंसान यूज करते हैं। तो अगर प्लांट्स और एनिमल्स ना हो तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता। टुडे अ मेजर थ्रेट टू सर्वाइवल ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स इज डिफॉरेस्टेशन। इन ऑर्गेनिजम्स यानी प्लांट्स और एनिमल्स की जिंदगी के लिए आज जो बड़ा खतरा है वो है डिफॉरेस्टेशन। वी नो दैट डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पसेज। हम जानते हैं डिफॉरेस्टेशन का मतलब ये होता है कि फॉरेस्ट को क्लियर करना। क्लियर करने का मतलब वहां पेड़ वगैरह काटना, और वो जो जमीन है जहां पहले जंगल हुआ करता था उस जमीन को दूसरे काम के लिए यूज करना, यही होता है डिफॉरेस्टेशन। ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर सम ऑफ द पर्पसेज मेंशन्ड बिलो। अब आप पूछोगे कि फॉरेस्ट में जो ट्रीज है उनको कट क्यों किया जाता है? तो कट करने के कई सारे पर्पज हैं, नीचे यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट है प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन। कल्टीवेशन के लिए यानी खेती करने के लिए। अब खेती करना है, गेहूं, चावल, दाल ये सब उगाना है, तो जंगल के पेड़ काट दिए और वहाँ खेती करने लगे। दूसरा, बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज। फैक्ट्री लगानी है, घर बनाना है, तो क्या होगा, जंगल काट रहे हैं। मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल। फर्नीचर बनाना है, लकड़ी चाहिए, तो क्या करो भैया, जंगल काट दो। फ्यूल के लिए भाई आग जलाना है, लकड़ी चाहिए, जंगल काट दो। तो ये कुछ पर्पज हैं जिनकी वजह से ट्रीज को कट किया जा रहा है फॉरेस्ट में। सम नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर फॉरेस्ट फायर एंड सीवियर ड्रॉट्स। अब डिफॉरेस्टेशन के कुछ नेचुरल कॉजेज भी होते हैं, जैसे फॉरेस्ट फायर्स, जंगल में आग लग गई, बहुत ही खतरनाक वाला सूखा पड़ गया, तो जंगल खत्म हो जाएंगे कि नहीं। अब यहाँ पर एक्टिविटी 5.1 है, ऐड मोर कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन टू योर लिस्ट एंड क्लासीफाई देम इनटू नेचुरल एंड मैन मेड। तो कुछ और डिफॉरेस्टेशन के कॉज आप बताओ और उसको लिस्ट करो कि ये नेचुरल है कि मैन मेड है। तो नेचुरल मैं आपको कुछ लिखा देता हूँ, जैसे स्टॉर्म्स आ गया, तूफान आ जाता है तो पेड़ वगैरह गिर जाते हैं, लैंड स्लाइड्स हो जाता है, फ्लड आ गया। कुछ मैन मेड की बात कर लें तो इसमें एक बड़ा कारण होता है माइनिंग का। जंगल की ज़मीन के नीचे पता चला कि भैया यहाँ पर कोयला है या कोई मेटल वगैरह है, अब चाहिए तो क्या करेंगे, पहले पेड़ काटेंगे, ज़मीन खोदेंगे और वहाँ से चीज़ों को निकालेंगे, तो पेड़ काटना पड़ा कि नहीं। तो माइनिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो फॉरेस्ट का एरिया है वो कट किया जा रहा है आज के टाइम में। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जैसे मान लो रोड वगैरह बनाना है, रेलवे लाइन जानी है, वहाँ पर डैम्स बनाए जाते हैं, तो उसकी वजह से भी फॉरेस्ट को कट किया जाता है। अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, 5.2 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। कॉन्सिक्वेंसेज यानी क्या नतीजा निकलेगा, क्या रिजल्ट निकलेगा। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है ये हम समझ गए, क्यों किया जाता है ये समझ गए। डिफॉरेस्टेशन होगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा, क्या नतीजा निकलेगा, कुछ फायदा होगा, नुकसान होगा, क्या होगा, इस टॉपिक में हम ये जानेंगे। अब पहेली और बुझो ने याद किया कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। दे रिमेंबर दैट डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेज द टेम्परेचर एंड पोल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ। क्लास 7 में इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, तो वही चीज़ पहेली और बुझो याद कर रहे हैं कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है, पोल्यूशन लेवल अर्थ पे वो भी इंक्रीज हो जाता है। कैसे होता है थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। पहले ये समझते हैं टेम्परेचर कैसे इंक्रीज हो जाता है। ये हमारा सन है और ये हमारी अर्थ की सरफेस है, इसी के ऊपर हम रहते हैं, चलते हैं। अब सन से जो रेडिएशंस निकलती हैं, सिंपल समझो, हीट और लाइट जो आती है, वो कुछ तो एटमॉस्फेयर से टकरा के वापस चली जाती है, कुछ को क्या करते हैं अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है, और कुछ ऐसी होती है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो अर्थ की सरफेस से टकराती हैं और वापस जाती हैं स्पेस में। लेकिन जब ये वापस जाती हैं तो रास्ते में होता क्या है, कुछ ऐसी गैसेस होती है जिनको हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस।
वो ऐसे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है, तो सन से आने वाली जो हीट रेज हैं जब अर्थ के सरफेस से टकरा के वापस जाना चाहती हैं तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं ये इसको वापस जाने नहीं देती, इनसे टकरा के वापस ही अर्थ की तरफ आ जाती है, फिर से टकराती हैं, फिर से वापस जाना चाहती हैं, ये फिर इसको वापस अर्थ की तरफ भेज देती हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, हीट जो है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही रह जाती है। जब भी अर्थ से टकरा के वापस जाना चाहती है तो कुछ तो वापस चली जाती है, लेकिन कुछ ऐसी भी होती है जो इन ग्रीन हाउसेस से टकरा के वापस अर्थ की तरफ आ जाती है, तो इसी में ट्रैप हो जाती है, फंस जाती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो गर्म रहता है। अगर ये ग्रीन हाउसेस गैसेस ज्यादा होंगी तो ये ट्रैपिंग ज्यादा होगी, ज्यादा हीट अर्थ पे रुकेगी, तो अर्थ पे गर्मी बढ़ेगी कि नहीं? बिल्कुल बढ़ेगी। अब यही जो ग्रीन हाउसेस गैसेस हैं इनमें एक गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, वही कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट फोटोसिंथेसिस में यूज करते हैं फूड बनाने के लिए। अब जरा सोचो, अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो उसकी वजह से ट्रीज कम हो जाएंगे, यही ट्रीज कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर रहे थे फोटोसिंथेसिस के लिए, तो कम कार्बन डाइऑक्साइड ट्रीज यूज कर पाएंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, CO2 का जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अब ट्रीज कम है, कार्बन डाइऑक्साइड कम इस्तेमाल हो रही है तो ज्यादा एटमॉस्फेयर में रह जाएगी। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ग्रीन हाउस गैस है, सन से आने वाली लाइट रेज टकरा के जो वापस जा रही है उनको वापस अर्थ की तरफ मोड़ देती है, जिसकी वजह से हीट जो है वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही रहती है। तो जैसे जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ज्यादा हीट हमारे अर्थ पे होती जाएगी, तो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो यही बात यहाँ पर कही गई कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो टेम्परेचर है अर्थ का वो इंक्रीज हो जाता है, इसकी वजह से जो पोल्यूशन लेवल है वो भी इंक्रीज हो जाता है। एक लिमिट में तो कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है, प्लांट्स को ट्रीज को यूज है, लेकिन लिमिट से ज्यादा हो जाए तो हमारे इन्वायरमेंट को ये गंदा करते हैं, तो इस तरीके से पोल्यूशन भी इंक्रीज हो जाएगा अर्थ पे। ठीक है, तो रीजन समझ गए डिफॉरेस्टेशन की वजह से टेम्परेचर क्यों इंक्रीज होता है। अच्छा, यही जो टेम्परेचर इंक्रीज होना है इसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, यानी जो ग्लोब है, पूरी जो हमारी अर्थ है वो गर्म हो रही है। इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, ये भी हम बात कर चुके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है। ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गेट्स लोअर्ड, ग्राउंड वाटर को जो लेवल है वो नीचे चला जाता है। अब ये क्यों नीचे जाता है अभी आगे हम देखेंगे। दे नो दैट डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब्स द बैलेंस इन नेचर, डिफॉरेस्टेशन नेचर का जो बैलेंस है उसको डिस्टर्ब कर देता है। अब क्या बैलेंस डिस्टर्ब कर देता है? देखो, कार्बन डाइऑक्साइड का एक अमाउंट एटमॉस्फेयर फिक्स है, कितना होना चाहिए। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ जाएगा तो बैलेंस बिगड़ गया कि नहीं। दूसरा, अर्थ का एक टेम्परेचर है वो नॉर्मल, चलो ठीक है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ भी बैलेंस बिगड़ गया। प्रोफेसर अहमद ने उनको बताया कि इसी तरीके से अगर हम ट्रीज को कट करते रहे तो रेनफॉल और जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो डिक्रीज हो जाएगी, यानी रेनफॉल कम हो जाएगी, बारिश कम होगी, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाएगी। मोरओवर देयर विल बी इंक्रीज चांसेस ऑफ नेचुरल कैलामिटीज सच एज फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। और सिर्फ यही नहीं कि बारिश कम हो जाएगी, सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी, बल्कि फ्लड्स आ सकते हैं, बाढ़ आ सकती है, ड्रॉट यानी सूखा पड़ सकता है। अब बूझो का एक क्वेश्चन है, हाउ डज डिफॉरेस्टेशन रिड्यूस रेनफॉल ऑन द वन हैंड एंड लीड टू फ्लड्स ऑन द अदर। तो बूझो क्वेश्चन ये है कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से एक तरफ तो रेनफॉल कम हो जा रही है, दूसरी तरफ बाढ़ भी आ जा रही है, ये दोनों चीज़ एक साथ कैसे हो रही है? क्योंकि जनरली हम क्या देखते हैं कि बड़ी तेज़ बारिश हुई, बाढ़ आ गई, अगर बारिश कम होगी तो बाढ़ कैसे आ रही है, ये कन्फ्यूजन उसको है। तो चलिए इसको हम थोड़ा समझते हैं। तो पहले हम ये समझते हैं कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से रेनफॉल कम क्यों हो जाती है। फॉरेस्ट एरिया के अंदर रेनफॉल का एक बड़ा कारण होता है ट्रांसपीरेशन, जिसके बारे में आपने क्लास 6 में भी पढ़ा है, 7 में भी पढ़ा है। एक बार फिर से याद कर लेते हैं। देखो, प्लांट्स, ट्रीज, ये सब क्या करते हैं, सॉइल से वाटर लेते हैं अपनी रूट्स के थ्रू। ये जो वाटर है वो लीफ तक जाता है। अब लीफ से क्या होता है, वाटर इवेपरेट होता है और एटमॉस्फेयर में जाता है। अब फॉरेस्ट के अंदर ढेर सारे प्लांट्स और ट्रीज हैं, उनकी लीफ से ये जो इवेपरेशन होगा, जिसको हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होगा। ये जो वाटर वेपर बन के ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये क्लाउड्स फॉर्म करेंगे, बादल बनाएंगे और बारिश होगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो ट्रीज और प्लांट्स कम हो जाएंगे, कम हो जाएंगे तो ट्रांसपीरेशन भी कम हो जाएगा, तो क्लाउड कम बनेगा और बारिश कम होगी। ठीक है, ये रीज़न समझ गए कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से, पेड़ों को काटने की वजह से रेनफॉल कम क्यों होती है, और बारिश कम होगी तो सूखा पड़ने का भी खतरा होता है। अब इसकी वजह से फ्लड कैसे आता है वो समझो। फॉरेस्ट एरिया के अंदर जब बारिश होती है तो वो पानी सीधे ज़मीन पर नहीं टकराता, बल्कि ट्री का जो क्राउन वाला हिस्सा है, पेड़ पत्ती वाला हिस्सा, उस पर टकराती है, तो इसकी स्पीड धीरे हो जाती है और धीरे धीरे आखिर ये फिर ज़मीन पे गिरता है, पत्तियों से, डालियों से होते हुए, स्टेम से होते हुए। दूसरी चीज़ ये कि ट्रीज़ की रूट्स ज़मीन के अंदर तक होती हैं, यानी ट्रीज़ और प्लांट्स की जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, वो ज़मीन को फाड़ के अंदर तक चली जाती हैं, तो एक रास्ता ज़मीन के अंदर तक का बन जाता है। ये बारिश का जो पानी है इन्हीं रूट्स के थ्रू होते हुए, यानी उससे लग लग के बिल्कुल ये नीचे की तरफ आता है। और जैसा कि आपने पढ़ा होगा, जानते होगे,
ज़मीन में नीचे की तरफ पानी होता है जिसको हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। ये ग्राउंड वाटर कैसे आता है? यही जो बारिश का पानी है वो धीरे धीरे करके जो ज़मीन के अंदर से रिसते हुए यहाँ तक पहुँचता है, इसी वजह से ग्राउंड के अंदर पानी होता है। तो ट्रीज़ की वजह से पानी की जो रफ्तार है वो धीरे हो गई, धीरे धीरे पानी ज़मीन की तरफ गया और ज़मीन से होते हुए अंडरग्राउंड में चला गया। दूसरा, ट्रीज़ और प्लांट्स की वजह से इनकी पत्तियाँ टूटती रहती हैं, ये खुद गिरते रहते हैं, एनिमल डेड कर गए। तो यहाँ पर एक लेयर होती है डेड लीव्स और प्लांट्स एनिमल्स की, एक लेयर सी बन जाती है जो एक स्पंज की तरह काम करती है। तो पानी जब इस पर गिरता है तो ये पानी को सोख लेता है, फिर धीरे धीरे ज़मीन के अंदर ये भेज देता है। अब अगर डिफॉरेस्टेशन होगा, ट्रीज़ को कट किया जाएगा, तो होगा ये कि बारिश का जो पानी है वो डायरेक्ट ज़मीन पे पड़ेगा, बड़ी स्पीड इसके पास होगी, ढाल की तरफ ये तेज़ी से बहते हुए निकल जाएगा। तो पानी रुकेगा नहीं, और पानी जब रुकता था तो वही पानी धीरे धीरे करके ज़मीन के अंदर जाता था और अंडरग्राउंड में जो वाटर है वहाँ पर ही भर जाता था जाके। तो पानी ज़मीन के अंदर जा नहीं पा रहा है, तो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो डिक्रीज़ हो जाएगा कि नहीं? यही पॉइंट हमने देखा था कि ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो लोअर्ड हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, क्योंकि जो भी बारिश का पानी है वो बह के निकल जा रहा है, ज़मीन पे रुक नहीं रहा है, ज़मीन के अंदर जा नहीं पा रहा है। अच्छा, ये जो पानी बड़ी तेज़ी से बह के जा रहा है वो क्या करेगा? अपने साथ मिट्टी को बहा ले जाएगा। और आपने पढ़ा है सॉइल की जो टॉप वाली लेयर होती है, ऊपर की लेयर है, वो फर्टाइल होती है, क्योंकि वहीं पर ह्यूमस वगैरह होते हैं। ह्यूमस क्या होता है? डेड प्लांट एनिमल जो होते हैं उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज कर देते हैं, गला सड़ा देते हैं और वो ह्यूमस बन जाता है। उसके अंदर न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए अच्छे माने जाते हैं, तो वो सॉइल की ऊपर ही वाली लेयर में पाए जाते हैं। अब तेज़ बारिश हुई, उस टॉप की लेयर को बहा दिया, तो फर्टिलिटी सॉइल की कम हो जाएगी कि नहीं? तो हमने देख लिया कि रेनफॉल कैसे कम होती है, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कैसे कम होती है। अच्छा, ये पानी तेज़ी से बह के जा रहा है तो नीचे के इलाकों में क्या होगा? बाढ़ आ जाएगी कि नहीं? ये पानी बहते हुए रिवर्स के अंदर जाएगा। अब रिवर जहाँ जहाँ से बह के जा रही है, रिवर के अंदर पानी ज़्यादा हो गया तो आसपास के इलाकों में बाढ़ आ जाएगी। ठीक है, तो समझ गए कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से एक तरफ तो रेनफॉल कम हो जाती है, दूसरा बाढ़ भी आ जाती है। तो कहीं बाढ़ आ रही, कहीं सूखा पड़ रहा है, ये दोनों चीज़ें इससे होती हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन प्रॉपर आंसर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहो तो वो कर सकते हो। तो इसके आंसर में ऐसे लिख लेना, ट्रीज एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड रिलीज वाटर वेपर इनटू एयर थ्रू लीव्स। ट्रीज सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, वो वाटर लीफ तक जाता है तो लीफ के थ्रू इवेपरेट हो जाता है, जिसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। यही जो वाटर वेपर है वो क्लाउड बनाते हैं और रेनफॉल को कॉज करते हैं। डिफॉरेस्टेशन रिड्यूसेस द नंबर ऑफ ट्रीज एंड सो द रेनफॉल। तो अगर डिफॉरेस्टेशन होगा, ट्री कम हो जाएंगे, ट्री कम हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा तो रेनफॉल भी कम हो जाएगी। तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से रेनफॉल कैसे रिड्यूस होती है ये हमने बात कर लिया। फ्लड्स कैसे आते हैं एक्सप्लेन तो मैंने कर ही दिया था, अब ऐसे लिख देना, फॉरेस्ट ऑल्सो एक्ट एज नेचुरल एब्जॉर्बर ऑफ रेन वाटर एंड अलाउ इट टू सीप। तो फॉरेस्ट रेन वाटर के लिए एक नेचुरल एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, यानी जो बारिश का पानी है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और सीप कर जाता है, यानी रिसते हुए अंडरग्राउंड में चला जाता है। अगर ट्री प्रेजेंट नहीं होगा तो रेन जो है वो डायरेक्ट ग्राउंड को हिट करेगी एंड में फ्लड द एरिया अराउंड इट। पानी डायरेक्ट हिट कर रहा है, तेजी से फ्लो करेगा, ढाल वाले एरिया में जाएगा, वहां पर बाढ़ आ जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया। रिकॉल दैट प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। अब याद करो, प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है। फ्यूअर ट्रीज वुड मीन दैट लेस कार्बन डाइऑक्साइड विल बी यूज्ड अप रिजल्टिंग इन इट्स इंक्रीज्ड अमाउंट इन द एटमॉस्फेयर। तो अगर ट्रीज कम होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का कम इस्तेमाल हो पाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाएगा कि नहीं? भाई एक तरफ तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, हम जो ब्रीद आउट करते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, फैक्ट्रीज वगैरह के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, तो एक तरफ तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रीज यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, यानी ट्रीज कम हो गए हैं तो कम यूज़ हो रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है एटमॉस्फेयर में वो बढ़ जाएगा। दिस विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगा, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। एज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स द हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाई अर्थ। ये भी चीज़ मैंने डायग्राम से आपको बताई कि कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, वो क्या करती है, हीट रेज को ट्रैप कर लेती है। जो टकरा के अर्थ से वापस जा रही थी उनको ये वापस अर्थ की तरफ भेज देती है, फिर टकरा के फिर वापस आना चाहते हैं, फिर भेज देती है, तो हीट जो है वो फंस जाती है अर्थ पे, अर्थ के एटमॉस्फेयर में, और हीट यहाँ पर रह जाएगी तो अर्थ हमारी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ डिस्टर्ब्स द वाटर साइकिल एंड मे रिड्यूस रेनफॉल। अब टेम्परेचर अर्थ का जब बढ़ेगा तो जो वाटर साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगी और इसकी वजह से जो बारिश है वो कम हो जाती है, और बारिश कम हो जाएगी तो ड्रॉट्स आ जाएंगे, यानी सूखा पड़ जाएगा। अब टेम्परेचर इंक्रीज होने से वाटर साइकिल कैसे डिस्टर्ब होती है और रेनफॉल कैसे कम हो जाती है ये थोड़ा हम समझते हैं। देखो, ये हमारा समुंदर है और ये हमारा ज़मीन वाला एरिया है। अब कॉमन सेंस ये कहता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, तो ओशन वगैरह से इवेपरेशन ज़्यादा होगा,
यहाँ से इवेपरेशन होगा, भाप बन के ये जो वाटर है उड़ेंगे, ये क्लाउड्स बनाएंगे, यही क्लाउड्स फिर पानी बन के बरस जाएंगे। तो अगर गर्मी ज़्यादा होगी तो इवेपरेशन ज़्यादा होगा और बारिश ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि रेनफॉल कम हो जाएगी। ये कैसे हो रहा है? तो देखो, दोनों चीज़ें होती हैं। टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से बारिश ज़्यादा हो सकती है, जिसकी वजह से फ्लड्स भी आ सकते हैं, और बारिश कम भी होती है, इसकी वजह से सूखा भी पड़ जाता है। अब कैसे क्या होता है थोड़ा समझो उसको। नो डाउट अगर गर्मी ज़्यादा होगी तो इवेपरेशन ज़्यादा होगा, ज़्यादा पानी भाप बन के बने उड़ेगा। यही वाटर वेपर जब ऊपर की तरफ जाता है और कंडेंस होता है, ठंडा होता है, तो क्लाउड बना लेता है। हवा इन क्लाउड को उड़ा के दूर तक ले जाती है और अलग अलग जगह पर बारिश होती है, जिसको हम कहते हैं ना मानसून आ गया। तो ओशन वगैरह से पानी इवेपरेट होकर क्लाउड बना के यही आता है और बरसता है, तो हम कहते हैं मानसून है। अगर इवेपरेशन ज़्यादा होगा तो क्लाउड्स आपके हैवी हो जाएंगे, भारी हो जाएंगे, हवा इनको ज़्यादा दूर तक पहुंचा नहीं पाएगी। तो दिक्कत क्या होगी, ये जो क्लाउड्स हैं ये समुंदर के किनारे वाले एरिया में ज़्यादा बारिश कर देंगे, जिसकी वजह से बिल्कुल बाढ़ आ जाएगी। और क्योंकि भारी हो गए थे, हवा इनको दूर तक पहुंचा नहीं पाई, तो दूर के जो एरियाज़ हैं वहाँ तक ये क्लाउड्स पहुँच नहीं पाए, वहाँ बारिश कम हो जाएगी और उन इलाकों में सूखा पड़ जाएगा। ठीक है, तो पीछे की कहानी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। यहाँ इतना डिटेल में रीज़न आपको दिया नहीं है, जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए, हाँ चीज़ें आपको याद रहे, समझ में आए क्या हो रहा है, कि कैसे कौन सी चीज़ क्यों हो रही है, वो मैंने आपको बता दिया। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा अर्थ पे, तो जो वाटर साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि सिंपल सा है कि वाटर इवेपरेट होता रहे, क्लाउड बनता रहे, हवा इनको दूर तक लेती जाए, अलग अलग जगह पे बारिश करे। लेकिन गर्मी ज़्यादा होने की वजह से इवेपरेशन रेट फास्ट हो जाएगा, ज़्यादा हैवी क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, वो ज़्यादा दूर तक जा नहीं पाएंगे, तो कहीं पर ज़्यादा बारिश हो जाएगी, कहीं पर कम बारिश हुई या कहीं पर हुई नहीं, तो ये जो वाटर साइकिल है वो डिस्टर्ब हो गई। इसकी वजह से जो रेनफॉल है वो रिड्यूस हो जाती है, इसकी वजह से सूखा पड़ता है। डिफॉरेस्टेशन इज अ मेजर कॉज विच लीड्स टू द चेंज इन द सॉइल प्रॉपर्टीज। डिफॉरेस्टेशन एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से सॉइल की जो प्रॉपर्टीज़ है वो चेंज हो रही है। कैसे होगी मैंने आपको बता दिया। तेज़ बारिश हुई, अपने साथ जो मिट्टी है उसकी जो टॉप लेयर है उसको बहा ले गई, और टॉप लेयर ही आपकी फर्टाइल होती है, वो चली गई तो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाएगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल गेट अफेक्टेड बाय प्लांटेशन एंड वेजिटेशन। अब जो सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, उसका टेक्सचर कैसा है, बनावट कैसी है, कलर कैसा है, ये प्लांटेशन और वेजिटेशन से अफेक्ट होती है। अगर हम प्लांटेशन करेंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, तो पहली बात ये सॉइल को बाइंड करे रहते हैं, इनकी जो रूट्स है वो मिट्टी को पकड़ लेती हैं, तो जो बारिश होती है तो ये अपने साथ टॉप लेयर को बहा नहीं पाती। दूसरी बात, यही प्लांट जब डेड करते हैं तो ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी और डार्क दिखती है। अगर फॉरेस्ट एरिया में आप जाओ, वहाँ की मिट्टी देखो तो एकदम ब्लैक कलर आपको दिखेगी, डार्क कलर की दिखेगी, क्योंकि वहाँ ह्यूमस का कंटेंट ज़्यादा होता है। बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल वहाँ डेड कर गए थे, गल सड़ के वो सॉइल का पार्ट बन गए, तो ब्लैक कलर आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से प्लांटेशन और वेजिटेशन सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करते हैं। फ्यूअर ट्रीज रिजल्ट इन मोर सॉइल इरोजन। अगर ट्रीज कम होंगे तो सॉइल इरोजन ज़्यादा होगा, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल एक्सपोजेज द लोअर एंड हार्ड एंड रॉकी लेयर्स। अब टॉप की ऊपर की लेयर अगर चली जाएगी, रिमूव हो जाएगी, तो नीचे जो होता है मिट्टी के, वो एक हार्ड पथरीली सी लेयर होती है। दिस सॉइल है लेस ह्यूमस एंड इज लेस फर्टाइल। ऊपर की टॉप लेयर हट गई, अब नीचे की पथरीली वाली ज़मीन बची। यहाँ पर जो मिट्टी होगी इसमें ह्यूमस भी कम होगा, ये फर्टाइल भी कम होगी। तो इस तरीके से धीरे धीरे जो फर्टाइल लैंड थी वो कन्वर्ट हो गई डेजर्ट्स में, रेगिस्तान में। इसको हम कहते हैं डेजर्टिफिकेशन। तो डेजर्टिफिकेशन क्या है? यही जो धीरे धीरे फर्टाइल लैंड डेजर्ट्स में कन्वर्ट हो रही है, इसको हम कहते हैं डेजर्टिफिकेशन। इंग्लिश में लिखना चाहो सरल लिख सकते हो, ग्रेजुअल कन्वर्जन ऑफ फर्टाइल लैंड इनटू डेजर्ट इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो लीड्स टू अ डिक्रीज इन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। डिफॉरेस्टेशन की वजह से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो सॉइल की है वो भी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि प्लांट्स और ट्रीज क्या करते हैं, सॉइल की पोरोसिटी को बढ़ा देते हैं, क्योंकि रूट्स ज़मीन को फाड़ के अंदर तक जाती है, जगह बन जाती है, तो पानी जब जाता है तो वही जो खाली जगह है वहाँ पर स्टोर हो जाता है। अगर पेड़ कट जाएंगे तो सॉइल के अंदर उतनी जगह नहीं बचेगी जहाँ पर पानी जाकर स्टोर हो सके, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वो कम हो जाएगी। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड, दैट इज इन्फिल्ट्रेशन रेट, इज रिड्यूस्ड। अब अगर सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, मिट्टी अपने अंदर पानी को ज़्यादा होल्ड नहीं कर पा रही है, तो दिक्कत ये होगी कि जैसे बारिश वगैरह हुई, पानी यहाँ सरफेस पे है, ये मिट्टी के अंदर आसानी से नहीं जा पाएगा, सरफेस से ग्राउंड के अंदर नहीं जा पाएगा, क्योंकि सॉइल में बीच बीच में ज़्यादा जगह है ही नहीं, जगह नहीं है, पानी आसानी से जा नहीं पा रहा है, तो कम पानी अंदर जाएगा, यानी इन्फिल्ट्रेशन रेट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। इन्फिल्ट्रेशन का मतलब वो पानी जो सरफेस पे है
वो ग्राउंड पे कितनी तेज़ी से जा रहा है, अंदर कितनी तेज़ी से जा रहा है, ये इन्फिल्ट्रेशन रेट होगा। अगर सॉइल के सरफेस पे जो पानी है वो धीरे धीरे ग्राउंड के अंदर जा रहा है तो हम कहेंगे इन्फिल्ट्रेशन रेट कम हो गया, पानी ज़्यादा तेज़ी से नीचे की तरफ नहीं जा पा रहा है, ग्राउंड के अंदर नहीं जा पा रहा है। क्यों नहीं जा पा रहा है? क्योंकि सॉइल के बीच में ज़्यादा जगह ही नहीं है, पानी को जाने के लिए जगह ही नहीं मिल रही है। थोड़ा थोड़ा करके पानी जाएगा, धीरे धीरे करके पानी जाएगा। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर लिखी है कि जो मूवमेंट है वाटर का फ्रॉम सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड, ये कम हो जाता है, जिसको हम इन्फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं। अगर कम पानी ज़मीन के अंदर जा रहा है, यानी जो भी बारिश होगी पानी यहाँ ऊपर ही रह जाएगा और ढाल जहाँ मिलेगा बह के निकल जाएगा, जिसकी वजह से फ्लड्स आते हैं। द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल लाइक न्यूट्रिएंट कंटेंट, टेक्सचर एक्सेट्रा ऑल्सो चेंज बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो और भी जो प्रॉपर्टी है सॉइल की, जैसे उस सॉइल के अंदर कितना न्यूट्रिएंट है, उसका क्या टेक्सचर है, ये भी डिफॉरेस्टेशन की वजह से चेंज हो जाता है। क्योंकि एक तो सॉइल इरोजन हो जाता है, टॉप की लेयर हट गई तो जो ऊपर न्यूट्रिएंट थे वो चले गए, कम हो गए। ऊपर की लेयर दिखने में भी अलग होती है, वो हट गई, नीचे वाली लेयर अब दिखाई पड़ रही है, तो उसके जो टेक्सचर है, बनावट है, वो भी बदल गया। फिर जो पेड़ पौधे डेड होके गिर रहे थे, ह्यूमस बनना था उनसे, वो भी अब कम बनेगा। तो इस तरीके से जो न्यूट्रिएंट है वो कम मिलेगा, टेक्सचर बदल जाएगा। वी हैव स्टडीड इन क्लास 7 दैट वी गेट मैनी प्रोडक्ट फ्रॉम फॉरेस्ट। क्लास 7 में हमने पढ़ा था कि हम बहुत सारे प्रोडक्ट फॉरेस्ट से हमको मिलते हैं। उन प्रोडक्ट को आप लिस्ट करो तो कौन कौन से प्रोडक्ट है? देखो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, कुछ यहाँ पर मैं नाम आपको लिखाई देता हूँ। ऑयल हो गया, गम्स हो गया, टिम्बर हो गया यानी फर्नीचर के लिए या कंस्ट्रक्शन के लिए जो लकड़ी चाहिए होती है वो, हनी, फिर जानवरों के लिए जो चारा होता है, फॉडर, और यहाँ से हमको फ्रूट्स भी तो मिलते हैं, रबर मिलता है, लकड़ी से ही हमारा पेपर बनता है तो पेपर हो गया। बहुत सारे आइटम आप लिख सकते हो। वी विल फेस शॉर्टेज ऑफ दीज प्रोडक्ट इफ़ वी कंटिन्यू कटिंग ट्रीज। तो ये जो प्रोडक्ट हमको फॉरेस्ट से मिल रहे हैं इनकी कमी हो जाएगी अगर इसी तरीके से हम ट्रीज को कट करते रहे तो। एक्टिविटी 5.2, एनिमल लाइफ इज ऑल्सो अफेक्टेड बाई डिफॉरेस्टेशन। हाउ? एनिमल की जो लाइफ है वो भी डिफॉरेस्टेशन की वजह से अफेक्ट होती है। किस तरह से, ये आप बताओ। लिस्ट पॉइंट एंड डिस्कस देम इन योर क्लास। तो वो कौन कौन से पॉइंट है जिससे आप ये बता सकते हो कि किस तरीके से डिफॉरेस्टेशन की वजह से एनिमल की लाइफ भी अफेक्ट होती है। तो वो पॉइंट्स आप लिखो, क्लास में डिस्कस करो। तो कुछ पॉइंट मैं आपको लिखा देता हूँ, थोड़ा समझा देता हूँ। तो पहला पॉइंट है लॉस ऑफ हैबिटेट। भाई एनिमल्स कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं। अगर जंगल काट दोगे तो उनका घर खत्म हो जाएगा कि नहीं। दूसरा पॉइंट है लॉस ऑफ फूड सोर्सेज। भाई ट्रीज़ वगैरह से तो उनको फूड मिल रहा था, अगर उनको कट कर दोगे तो खाना कैसे उनको मिलेगा, खाने की कमी हो जाएगी। तीसरा है एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज़। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो जंगल के अलावा कहीं बाहर सर्वाइव ही नहीं कर सकते, वो जिंदा ही नहीं रह सकते। तो अगर जंगल आप कट कर दोगे तो वो कहाँ जाएंगे? वो मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। फिर फोर्थ पॉइंट है फोर्स्ड माइग्रेशन। जंगल आप कट करोगे, ट्रीज़ को कट करोगे तो वहाँ रहने वाले जो एनिमल्स हैं वो क्या करेंगे? माइग्रेट कर जाएंगे, छोड़ के दूसरी जगह जाने की कोशिश करेंगे कि भाई यहाँ पर तो अब रहने लायक रह नहीं गया है, जंगलों को काटा जा रहा है, चलो कहीं और चलते हैं। तो जो एरिया जंगल का आप कट करोगे वहाँ से जो एनिमल्स है वो माइग्रेट कर जाएंगे, दूसरी जगह चले जाएंगे। अब आप सोचो आपको अपना घर छोड़ के कहीं और जाना पड़े तो कितना दिक्कत होगी कि नहीं। तो वैसे उनको भी प्रॉब्लम होती है, तो उनकी लाइफ इफेक्ट होती है कि नहीं। फिफ्थ पॉइंट में आप लिख सकते हो इंक्रीज्ड ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। इंसानों एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट जो है, झगड़ा, वो बढ़ जाएगा। कैसे झगड़ा बढ़ जाएगा? भाई आप उनके घर में घुस के उनका जंगल काट दोगे तो उनको खाने वगैरह की दिक्कत हो जाएगी, रहने की दिक्कत हो जाएगी, तो वो कहीं दूसरी जगह जाना चाहेंगे। पता लग जगह ढूंढते ढूंढते इंसानों के एरिया के अंदर चले आए, विलेज के अंदर घुस गए। अक्सर होता है ना, पता लगा शेर आ गए गाँव के अंदर, या वहाँ पर आपने शहरी बसा दिया, शहर के अंदर चला आया। तो ये दिक्कत होती है कि फूड और शेल्टर की तलाश में वो इंसानों के एरिया के अंदर भी आ जाते हैं, विलेजेस के अंदर, टाउन्स के अंदर, सिटीज़ के अंदर। ये जो फॉरेस्ट के एनिमल्स हैं वो चले आते हैं। फिर इंसान के ऊपर अटैक करता है कि तुम हमारे घर में कैसे आ गए? अरे तुम उनके घर में क्यों गए थे? तुम उनके घर में गए, उनके घर को बर्बाद किया। वो तो बेचारे नए घर की तलाश में, खाने की तलाश में आए हैं। ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, क्या नतीजे निकलते हैं, वो हमने देख लिया। एक बार शॉर्ट में सारा पॉइंट मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। अगर आपका सपोर्ट रहा तो बहुत सारी चीज़ें मैंने प्लान की है, जैसे आपको नोट्स प्रोवाइड करना, इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कराना। ठीक है, तो हाँ, क्या कॉन्सिक्वेंसेस उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, अगर इसको नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। मैं लिखाऊंगा नहीं, मतलब बोल दे रहा हूँ, आप चाहो तो लिख देना, नहीं तो नोट्स में आपको इस तरह से मिल जाएगा। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन में पहला पॉइंट आता है इंक्रीज टेम्परेचर एंड पोल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ। सेकेंड पॉइंट है इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर, यानी डिफॉरेस्टेशन की वजह से ये चीज़ें होती हैं। थर्ड पॉइंट है ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गेट्स लोअर्ड। फोर्थ पॉइंट है डिक्रीजेज रेनफॉल एंड फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। फिफ्थ पॉइंट है इंक्रीजेज चांस ऑफ नेचुरल कैलामिटीज सच एज फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। सिक्स पॉइंट है रिजल्ट्स इन सॉइल इरोजन। ये कुछ मेन पॉइंट है, वो मैंने आपको बता दिया। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पर। इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं।
क्लास 8 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 8 की बेस्ट बुक का लिंक मैंने दे दिया है, इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से परचेज कर सकते हो। अब अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स हो गया, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हो गया, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 8 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। और नीचे आओगे तो और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।